हाँ जी बेटा। तो लास्ट में अपन क्या पढ़ रहे थे? क्वेश्चन करवाया था कि एक क्वेश्चन करवाया था लास्ट में मैंने। ठीक है, अच्छी बात है। तो अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे और ये वाला क्वेश्चन करवाया था लास्ट में। अरे ये देखो ना, यही करवाया था क्या? तो यहाँ से बी डैश आया था b/4 के इक्वल। बहुत अच्छे। चलो, अब इसके बाद में अपन एक अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन degree of dissociation, relation between degree of dissociation alpha and vapor density, relation between degree of dissociation alpha and vapor density। हाँ जी बेटा। तो सामने ध्यान देते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये कोई रिएक्शन है AN, ये कन्वर्ट हो रहा है NA के अंदर, AN से NA। इसका इनिशियल मोल मैंने A एज्यूम कर लिया, ये इनिशियली 0 है। अब ये कितना हो जाएगा A माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा NX। What are these? These are initial moles, initial mole। और ये क्या है? इक्विलिब्रियम मोल। अब एक टर्म आती है अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा? डिसोसिएटेड मोल, जो कितना है x, और इनिशियल कितना है A। तो यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा? A अल्फा के बराबर आ जाएगा। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर लूँ तो मेरे पास इक्विलिब्रियम मोल आ जाएगा A माइनस ए अल्फा एन ए अल्फा, A माइनस ए अल्फा एन ए अल्फा। ठीक है। अब एक बात है कि मुझे एक बात पता है कि मोल जो होता है ना, मोल ये होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास जो होता है वो किसी भी टाइम पर रिएक्शन में कंजर्व रहता है। आपने मास कंजर्वेशन सुना होगा, है ना? मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अगर मास कंजर्व है तो मोल किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, मास कांस्टेंट है। तो अब यहां से मैं एक बात बोल सकता हूं कि मोल ऑब्जर्व अपॉन मोल थ्योरेटिकल, तो मॉलिक्यूलर वेट में क्या आ जाएगा? उल्टा आ जाएगा। इधर आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, यहां क्या लिखो? थ्योरेटिकल बाय ऑब्जर्व कि ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल? अरे इधर ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल है तो उधर उल्टा आएगा ना बेटा। तो इधर क्या आएगा? थ्योरेटिकल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व। अच्छा जी, अब देखो ये जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, ऑब्जर्व का क्या मीनिंग है? ऑब्जर्व का क्या मतलब है? ये होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर, या इसे बोल सकते हो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर मेरे पास मिक्सचर होता है और जो भी चेंज होना होता है वो इक्विलिब्रियम तक ही चेंज होता है, और इक्विलिब्रियम पर आने के बाद में सब कुछ क्या हो जाता है? कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, इसे अपन फाइनल भी बोल सकते हैं। इक्विलिब्रियम तक ही चेंज होगा तो फाइनल वैल्यू इक्विलिब्रियम मतलब। एक आपने लिखा है मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल, मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल, इसका क्या मीनिंग है? तो जो इनिशियल होता है, इनिशियल,
इनिशियल बोल दो या थ्योरेटिकल बोल दो, एक ही बात है। अरे इनिशियल में अपने पास होता क्या है, केवल रिएक्टेंट। तो आप रिएक्टेंट बोल दो या इनिशियल बोल दो या थ्योरेटिकल बोल दो, एक ही बात है। तो शुरू में जो होता है उसे बोल, शुरू में क्या होता है, रिएक्टेंट, है ना। तो ये मतलब है इसका। तो अब यहां से देखो, ये इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो ऑब्जर्व मोल का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व मोल मतलब मिक्सचर या इक्विलिब्रियम। तो ये रहा इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल। थ्योरेटिकल मोल का मतलब क्या होता है, इनिशियल। तो इनिशियल में क्या है मेरे पास में, ये रहे टोटल मोल। तो ऑब्जर्व मोल अपॉन थ्योरेटिकल मोल, तो ऑब्जर्व मोल कितना आ जाएगा, इनका सम कर लूँ। अरे इक्विलिब्रियम पर जो मोल है उनका क्या कर लूँ, सम कर लूँ। तो यहां आ जाएगा मोल ऑब्जर्व अपॉन मोल थ्योरेटिकल। तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा, मैंने इनका सम कर लिया, अपॉन थ्योरेटिकल यानी इनिशियल। इनिशियल में क्या था मेरे पास में, ए। और ये किस, अगर इधर मोल ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल है तो उधर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व। यहां से ए कॉमन आकर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ऊपर से क्या बचेगा बेटा, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा इज इक्वल टू एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व। मैं चाहूं तो यहां से कुछ कॉमन ले सकता हूं, वहां इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, अल्फा। अगर अल्फा कॉमन आ जाएगा तो यहां से बचेगा प्लस का एन, मतलब एन। तो इधर तो बचेगा एन और इधर बचेगा -1, तो ये आ जाएगा -1। इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, अल्फा कॉमन ले लिया। तो ये आ जाएगा बेटा क्या, एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व। मैं ये जो 1 है ना, 1 इसको उस साइड भेज दूं। जब इस 1 को उस साइड भेज दूंगा तो क्या बनेगा, -1। तो इधर क्या आ जाएगा, n-1 इंटू एल्फा, उधर आ जाएगा एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व -1। जब मैं यहाँ एम ऑब्जर्व एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, -m ऑब्जर्व। अरे समझ गए क्या भाई, एलसीएम लेना तो आता ही है ना। अब ये जो n-1 यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब उस साइड जाएगा तो किस में बने जाएगा, डिवाइड में। तो फाइनली यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू एम थ्योरेटिकल माइनस एम ऑब्जर्व अपॉन n-1, n-1 इंटू एम ऑब्जर्व। ये रहा मेरे पास में एक फाइनल रिलेशन। अब मुझे एक बात मुझे तो वेपर डेंसिटी चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी में एक रिलेशन होता है ना। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है वेपर डेंसिटी का डबल। अरे वेपर डेंसिटी का डबल होता है ना, ठीक है। तो यहां से अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल। और अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व लिखूंगा तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व। अरे बात बोलो, सही है कि नहीं है। अच्छा बेटा, अब थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी जो है ना, उसको बुक्स वगैरह में कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करता है, और जो ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी है ना उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी को कैपिटल डी से और ऑब्जर्व को स्मॉल डी से। थ्योरेटिकल कौन सी होती है, इनिशियल वाली। इनिशियल बोले तो रिएक्टेंट। ऑब्जर्व कौन होती है, इक्विलिब्रियम वाली। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, मिक्सचर। इक्विलिब्रियम पर तो रिएक्टेंट भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है। तो ये दोनों वैल्यू ना, एम थ्योरेटिकल एम ऑब्जर्व, ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा रिलेशन, एम थ्योरेटिकल की जगह आ जाएगा 2 इंटू कैपिटल डी, एम ऑब्जर्व की जगह आ जाएगा 2 इंटू स्मॉल डी, n-1, और ये आ जाएगा 2 इंटू स्मॉल डी। 2 कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, अरे बोलो जरा। तो यहां से अल्फा बराबर ये आ जाएगा d माइनस डी अपॉन n-1 इंटू डी। सारी बातें मुझे समझ में आ गई केवल n को छोड़कर। तो ये n क्या होता है, तो ये n होता है समेशन मोल प्रोडक्ट अपॉन समेशन मोल रिएक्टेंट।
समेशन मोल प्रोडक्ट अपॉन समेशन मोल रिएक्टेंट, ये होता है एन। ठीक है, जैसे जैसे मानो मेरे पास एक रिएक्शन है N2O4 गैस गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2। मैंने यहां कहीं गैस जीवी नहीं लिखा है, मतलब गैस की बात नहीं कर रहा। प्रोडक्ट में जितने भी मोल हो, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, उनके कोफिशिएंट का सम कर लेना, बटा रिएक्टेंट में जितने भी कोफिशिएंट हो उनके कोफिशिएंट का सम कर लेना और डिवाइड कर लेना। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। वो जो डेल्टा एन जी था ना, वो अलग था। डेल्टा एन जी तो होता है प्रोडक्ट का गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट का गैसियस मोल। डेल्टा का मतलब तो चेंज होता है, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन ये डेल्टा एन जी नहीं है, ये एन है, मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन में आप मुझे बता सकते हो एन कितना आएगा, 2/1। अब मेरे पास में ये अल्फा का क्या रिलेशन आया, डी माइनस डी बटा एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैं एन की जगह कितना पुट कर लूँ, 2, तो बताओ 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। तो नीचे ये लिखने का जरूर मतलब ही नहीं है। तो यहां से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन डी। ये तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आया है बेटा, है ना, वरना एन अगर अलग हो जाएगा तो रिलेशन अलग आ जाएगा। अब मैं एक काम करूं क्या, इस डी का दोनों में डिवाइड कर लूं। ये जो डी आया ना नीचे वाला, इसका दोनों में डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, अल्फा बराबर डी बाई डी माइनस 1। सही बात है क्या। अब अगर मुझसे एक ग्राफ पूछ लिया जाए, मुझसे एक ग्राफ पूछ लिया जाए कि आप अल्फा और डी बाई डी में ग्राफ बताओ, अल्फा और डी बाई डी में, तो रिलेशन क्या है, अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी माइनस 1। ये वाई एक्सिस पर है, ये पूरा एक्स एक्सिस पर है, और ये इंटरसेप्ट हो गया। अरे y की पावर 1 x की पावर 1 के प्रोपोर्शनल आ रही है ना, तो y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें इंटरसेप्ट कितना है, -1। इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो कहाँ कट करेगा, नेगेटिव y या पॉजिटिव y। अरे इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो नीचे कट करेगा कि ऊपर, नीचे कट करेगा। तो यहाँ कहीं कट करेगा नीचे की तरफ। और इसका x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, स्लोप। x का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है स्लोप। तो बताओ डी बाई डी का कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है ना, 1। तो स्लोप क्या है इसका, पॉजिटिव। डी बाई डी ही तो एक्स एक्सिस पर है, तो इसे x मान लो, और x का कोफिशिएंट होता है m, यहाँ कितना है, 1। तो यहाँ स्लोप तो आ गया, स्लोप तो आ गया 1, और इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट जिसे आप c बोलते हो, वो आ गया -1। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट, अच्छा पॉजिटिव स्लोप, तो लाइन ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी, ऊपर जाएगी। तो ये इस तरह से ग्राफ आएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, नीचे वाला। सर ये पॉसिबल क्यों नहीं है, अरे क्योंकि अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अगर कोई चीज नहीं टूटेगी तो उसका अल्फा 0 होगा, उसका अल्फा 0 होगा। अल्फा नेगेटिव का क्या सेंस है, कि कोई चीज -20% ब्रेक हो रही है। अरे क्या मजाक कर रहे हो, -20% क्या ब्रेक होता है भाई, कुछ नहीं। तो इसमें अल्फा नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ग्राफ नीचे से शुरू ना होकर ये यहां से शुरू होगा। अरे समझे क्या बेटा। तो ये इस तरह से ग्राफ है, आप ये नोट कर लें बेटा जी। जल्दी से ये रिलेशन नोट कर लें आप। मैंने इसके बाद में आपको बिगिनर बॉक्स दिए थे सॉल्व करने के लिए, है ना, किए होंगे आपने।
हाँ जी, हो गया इतना नोट। ये ग्राफ नोट कर लें। ये क्वेश्चन सोल्व करें जो लिखा है सामने। इन रिएक्शन किया क्या सोल्व? कितना आ रहा है आंसर? बिल्कुल बेटा, थ्योरेटिकल क्या होगा? 46 आएगा। 92 डिवाइड बाई 2 आएगा। आप अरे वो नोट हो गया क्या? हो गया, ठीक है। अब आप सामने ध्यान दो, इसका अपन सॉल्यूशन करें अगर, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी एन माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। पहली बात तो यहाँ एन क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट 2/1। अच्छा, कैपिटल डी क्या होता है? कैपिटल डी होता क्या है? वेपर डेंसिटी होती है किसकी? रिएक्टेंट की, इनिशियल की। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2। तो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट 92। रिएक्टेंट कौन है? N2O4। N2O4 का 92 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आ जाएगा? 46। तो आपके पास अल्फा पता है 0.5, कैपिटल डी पता है 46 माइनस डी अपॉन एन कितना आ जाएगा? 2 - 1, और ये डी आ जाएगा
0.5 46 माइनस डी अपॉन में डी बचेगा, ये डी इधर चला जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और ये -1 जब इधर आएगा ज़्यादा हो जाएगा एक साथ, 0.5 डी 46 माइनस डी, फिर माइनस डी इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस, तो प्लस का डी और 0.5 डी 1.5 हो जाएगा क्या, तो यह आ जाएगा 1.5 डी इज इक्वल टू 46, तो डी कितना आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 1.5। अरे आगे के बाद नोट कर लो बेटा। वेपर डेंसिटी क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 होता है। तो वेपर डेंसिटी कैपिटल डी किसका होता है, रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट कौन है N2O4, तो उसका कैलकुलेट कर लोगे, नाइट्रोजन का 14 इंटू 2 28, और उसका ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 64, 64 और 28 92 आ जाएगा, तो 92/2। अरे हुआ क्या, अब ये एक क्वेश्चन आप जल्दी से नोट करें। एक क्वेश्चन लिखें आप, इन रिएक्शन H2 plus CO2 gives H2O plus CO। इन रिएक्शन लिखिए सामने रिएक्शन, if initially one mole of each H2 CO2 and H2O is present in container, find correct option। पहला, मोल ऑफ हाइड्रोजन and mole of H2O is less than 1। mole H2 less than 1, mole H2O greater than 1। mole H2 less than 1, mole CO greater than 1।
और फोर्थ ऑप्शन है ऑल करेक्ट। कौन सा आएगा? फोर्थ आएगा क्या? फोर्थ तो नहीं आएगा। अच्छा जी, चलो आप एक बार सामने ध्यान दें। सुनो बेटा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है। उसने बोला है इनिशियल में इन तीनों का ईच मतलब इन तीनों का 1 है, तो ये इनिशियल मोल है। अब क्या करूं भाई सौम्य, इसके आगे क्या करूं मैं? अरे इसके बाद में क्या करते हैं बेटा, बताओ ना। इसका 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स नहीं आएगा ना, ये 1 प्लस एक्स आएगा। एक्स तो तब आता है ना जब ये 0 होता है इनिशियल में। भाई दो आदमी की पहले मंथ की सैलरी 1-1 लाख रुपए है, तो दोनों के पास जरूरी थोड़ी अभी 1-1 लाख रुपए ही हो सकता है एक के पास पहले से भी थोड़ा बहुत हो, कुछ हो। अरे एक्स तो बनेगा लेकिन 1 पहले से भी तो है, तो वो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये कितना आ जाएगा एक्स। अब आप मुझे बताओ सौम्या, ये जो एक्स है ना, एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है या 1 से कम होगी? एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है क्या? अगर कोई चीज 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रही है तो क्या वो 1 से ज्यादा हो सकती है? गजब मजाक हो रहा है यार, नहीं हो सकते ना, 1 से छोटी ही होगी हमेशा। अरे 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होने वाला तो 1 से छोटा ही होगा, इसलिए x क्या होगा, x विल बी लेस देन 1। x 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर 0 हुआ इसका मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा। अरे अगर 0 हुआ तो कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, तो x की वैल्यू जो होगी वो 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। अरे कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब है तो पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो है 1 से छोटी। तो आप मुझे बता सकते हो x की वैल्यू 1 से छोटी, ऐसे इसके बीच में कोई वैल्यू, कोई भी वैल्यू बता दो। तो लेट x इक्वल टू 1/2 मान लूँ क्या? तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, मतलब 1/2। ये भी कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 3/2, और ये भी कितना हो जाएगा 1/2। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा इसका सेकंड, कि हाइड्रोजन का मोल तो 1 से कम है लेकिन वाटर का मोल क्या है, 1 से ज़्यादा है। जरूरी नहीं है आप 1/2 ही माने, आप 0 और 1 के बीच में कोई सी भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो तो सेम ही आएगा। नोट कर लो बेटा। ये तो मुझे यूं भी दिख रहा है ना बेटा कि यहाँ, अरे सुनो, ये तो ऐसे भी दिख रहा है कि इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो ये 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, और इनमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी। सिंपल, कर ले नोट। अगला क्वेश्चन नोट नहीं करना है, मैं ऐसे ही वर्बली समझाऊंगा इसे। हाँ भाई धैर्य, नोट हो गया क्या ये? हो गया भाई धैर्य नोट?
ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपन समझने की करते हैं कोशिश। मेरे पास ये कुछ रिएक्शन गिवन है और बोला है कि इक्विलिब्रियम पर जो PCl3 है इसका मोल फ्रैक्शन 0.25 है। तो दे रहे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल इटसेल्फ अपॉन टोटल मोल। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो जितना मोल PCl3 का बनेगा Cl2 का मोल उतना ही बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो भाई, सेम बनेगा। और अगर इन दोनों के मोल इक्वल हैं तो इनका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि टोटल मोल तो सबके लिए सेम ही होते हैं। तो जब मैं PCl3 में इटसेल्फ बाय टोटल मोल करूंगा और जब Cl2 में इटसेल्फ बाय टोटल मोल करूंगा तो क्या आएगा? सेम आएगा। इसका मतलब PCl3 का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 0.25। तो इसका भी कितना आएगा? 0.25। तो धैर्य मुझे ये बता कि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? हर क्यों कोई सा भी फ्रैक्शन हो, सबके फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो अगर सबके फ्रैक्शन का सम 1 है तो आप मुझे बता सकते हो PCl5 का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.5। अरे टोटल अरे भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो ये 0.25 कितना हो गया? 0.5 जब उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 0.5। तो इसका मोल फ्रैक्शन आ गया मेरे पास में 0.5। तो ये क्या आ गया बेटा? मोल फ्रैक्शन। अरे मोल फ्रैक्शन आ गया। क्या आप इसका इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो क्या? मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल और मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। ये कितना आएगा? 0.5। यह आएगा 0.5। ये कितना आएगा? 1। अरे जब सबका पीपी पता है तो केपी निकाल सकते हो क्या? दिस इंटू दिस बाई दिस, 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 1। ये कितना आएगा? 0.25। अरे समझे क्या? मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। ठीक है, चलो ये था इस चैप्टर के बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, है ना। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ठीक है? तुम अगर थोड़ा सा कोशिश करो तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये PCl5 है, ये PCl3 है और ये Cl2 है ना। इसका 2m कंसंट्रेशन है, इसकी भी 2m कंसंट्रेशन है, इसकी भी 2m कंसंट्रेशन है। इक्विलिब्रियम पर ये सीन है। अब मुझे खुशी, आप ये बताओ इसका Kc कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो आई थिंक ये 2 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ भाई खुशी, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन में 2m ऐड कर दूं, PCl5 की कंसंट्रेशन को मैं इंक्रीज कर दूं, डबल कर दूं, तो इसकी कंसंट्रेशन को मैंने इंक्रीज कर दिया, तो अब आप मुझे बताओ रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी ना। अरे जब रिएक्टेंट बढ़ा दोगे तो रिएक्शन जो बढ़ाओगे उससे दूर, जो बढ़ाओगे उससे दूर, यही तो बात चल रही है अपनी। तो अब जब ये दूर जाएगी तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम, और इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो नए इक्विलिब्रियम पर, एट न्यू इक्विलिब्रियम पर PCl3 की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 2 होगी, Cl2 की कंसंट्रेशन, अरे वो भी 2 से ज्यादा होगी भाई, हाँ या ना? अच्छा, PCl5 की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? अरे बोलो भाई, 2 से ज्यादा ही होगी। मतलब ऐसा क्यों? बस मुझे यही नहीं समझ आया, बस कि 4 से कम होगी, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। लेस देन 4, और सर लेस देन 4 तो 2 से ज्यादा ही होता है ना भाई? ये बताओ मुझे कि आंसर तो इनका सही था कि 2 से ज्यादा ही होगी, है ना, लेकिन ऐसा कैसे?
मैं आपको प्रूव करवा के दिखा सकता हूं कि अब ये इंक्रीज हो गया तो ये रिएक्शन चलेगी फॉरवर्ड, है ना, ये रिएक्शन कहां चलेगी? फॉरवर्ड। तो देखना, एक मेरी बात समझो, आपने इसको 2 ऐड कर दिया तो अब ये कितना हो जाएगा जब फॉरवर्ड चलेगी? तो 4 माइनस एक्स, यह आ जाएगा 2 प्लस एक्स, और यह आ जाएगा 2 प्लस एक्स। अरे सही बात है ना बेटा? अब ये सौम्या बोलेगी नहीं सर उधर एक्स एक्स आएगा। अरे 2 और 2 पहले से भी तो है ना? अच्छा, अब ये क्या है बेटा? न्यू इक्विलिब्रियम। तो अब मैं इसका केसी कैलकुलेट कर लूं तो सौम्या क्या इसका केसी चेंज होगा क्या बेटा जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी? तो क्योंकि केसी तो केवल टेम्परेचर से चेंज होता है, बाकी किसी से भी चेंज नहीं होता। तो इसका केसी तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा था 2। अब ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और अपोन में 4 माइनस एक्स आएगा। अपोन में क्या आएगा? 4 माइनस एक्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेता हूं, ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया क्वेश्चन, कैलकुलेशन कौन करेगा इतनी, है ना? हटाओ इसे। अपन रिएक्शन ले लेते हैं ए से बी, कॉन्सेप्ट ही तो समझाना है। ये 2 था, ये 2 था, अब इसे 2 प्लस 2 कर दिया तो ये 4 माइनस एक्स हो गया, और ये 2 प्लस एक्स हो गया। बोलो सही बात है क्या? अच्छा, इसका केसी कितना आ जाएगा? 2/2। पहले वाले इक्विलिब्रियम से आ जाएगा 2/2, तो कितना आ जाएगा? 1। अब नए इक्विलिब्रियम पर जो केसी है वो तो 1 ही रहेगा, पर यह आ जाएगा 2 प्लस एक्स, और यह आ जाएगा 4 माइनस एक्स। तो यहां से ये 4 माइनस एक्स इधर आ जाएगा, और यह आ जाएगा 2 प्लस एक्स। ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 बचेगा, और उधर क्या चला जाएगा? 2x। तो x कितना आ जाएगा बेटा जी? 1। तो ये x की वैल्यू 1 पुट करो तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3, और 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3। अगेन 3/3 हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा था? मैं ये कहना चाह रहा था, आप देखो, आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 2 से इंक्रीज किया था, ठीक है, तो लेकिन डिक्रीज वो 2 नहीं हुआ। अरे डिक्रीज केवल कितना हुआ? 1। भाई पहले 2 से 4 हो गया, अब 4 से तो इंक्रीज तो 2 हुआ, लेकिन 4 से कितना हो गया? 3, तो डिक्रीज केवल 1 हुआ। तो भाई इक्विलिब्रियम पर आप जिसको चेंज करते हो ना, अगर किसी को आपने जितना इंक्रीज किया, अब रिएक्शन उससे दूर चलेगी तो वो डिक्रीज होगा, लेकिन वो उतना डिक्रीज कभी नहीं होगा, उतना डिक्रीज कभी नहीं होगा जितना आपने इंक्रीज किया था, या किसी को आपने डिक्रीज कर दिया तो जो डिक्रीज होगा रिएक्शन उसके पास चलेगी। रिएक्शन कहां चलता है? चलती है जो डिक्रीज होता है उसके पास, तो जो डिक्रीज होगा उसके पास चलेगी, तो वो वापस क्या होगा? इंक्रीज। लेकिन वो कभी भी उतना इंक्रीज नहीं होगा जितना आपने डिक्रीज कर दिया था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने जो किया था ना, आपने तो केवल एक को चेंज किया था, उस वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड चली, और उस वजह से सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। आपने जो देखो इसको चेंज किया ए को, तो अब यहां 4 माइनस एक्स ए भी चेंज हो गया, और 2 प्लस एक्स बी भी तो चेंज हो गया। तो जैसे ही आपने किसी की कंसंट्रेशन कम ज्यादा करी, उसका क्यूसी डिस्टर्ब हो गया, उसका क्यूसी केसी के बराबर नहीं रहा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड चलेगी। अब जब रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड चलेगी, क्यों चलेगी? ताकि वापस से क्यूसी और केसी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, और वापस क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम आ जाए। तो वो क्यूसी और केसी को बराबर करने की जिम्मेदारी अकेले उसकी नहीं है जिसको आपने चेंज किया था। अब सारी रिएक्शन मिलकर, मतलब सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिलकर उस क्यूसी को केसी के बराबर करने की कोशिश करते हैं।